नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 7वां व्याख्यान है और इस व्याख्यान में हम संविधान सभा से संबंधित अन्य कार्य एवं तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने समझा कि किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण किया गया और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम समझ रहे हैं। 6वें व्याख्यान में हमने संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कि हमने समझा कि क्या जो हमारे उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को देखते हुए संविधान सभा का निर्माण किया गया है। अतः इसके अलावा हमने जो भी इससे संबंधित इसी समय पर चल रहे जो कुछ संबंधित तथ्य थे उनको भी जानने का प्रयास किया। आज के व्याख्यान में हम संविधान सभा के जो कि अन्य कार्य बचे हुए हैं तथा कमेटियां हुआ करती थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि इसमें जो भी कमेटियां हुआ करती थी इनके अध्यक्ष कौन थे और इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे थे। आइए प्रारंभ करते हैं। आज का व्याख्यान व्याख्यान यह जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अतः सारी जानकारी इसको आपको नोट डाउन करना है और आप देखते जाइए कि क्या क्या है इस व्याख्यान में। आइए देखते हैं। संविधान सभा संबंधी अन्य कार्य एवं तथ्य, यानी संविधान सभा के और अन्य कार्य क्या थे, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कॉमनवेल्थ है इसमें भारत की सदस्यता को सुनिश्चित किया जाता है 1949 में। हमने देखा कि 1949 में जैसे ही हमारा संविधान निकल कर आता है तो यहाँ पर कुछ जो इसके बाद जो कि प्रमुख घटना है उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ ऐसी संस्था थी जो कि एक वैश्विक स्तर की संस्था बनना चाहती थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन का रूल, यानी ब्रिटेन जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाए हुए था, चाहे वह अलग हो गए हों, स्वतंत्र हो गए हों, लेकिन किसी न किसी तरह से वह अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए एक कॉमनवेल्थ का निर्माण करता है, जिसमें कि वह अपने औपनिवेशिक देशों को शामिल करता है। चूँकि भारत भी इसका उपनिवेश का हिस्सा हुआ करता था। ऑस्ट्रेलिया में आज भी इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं। वह अपनी जो कि साम्राज्ञी हैं, महारानी हैं, वह ब्रिटेन की महारानी के लिए मानते हैं। हालांकि इसके विरुद्ध जो भी नया यूथ आ रहा है, जो भी नए लोग आ रहे हैं, उनके द्वारा आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन वह कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं और अपनी साम्राज्ञी ब्रिटेन की महारानी के लिए मानते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत द्वारा भी कॉमनवेल्थ की सदस्यता ली जाती है तथा हम जो कि हमारा जो सॉवरन देश है हम इसको ही मानते हैं। हम किसी भी ब्रिटेन की महारानी के लिए साम्राज्ञी नहीं मानते। यह आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार करने का दिनांक था 22 जुलाई 1947। और भी हम घटनाएं देखते हैं 24 जनवरी 1950 की। चूँकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि 26 जनवरी को हमारा जो कि संविधान पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना था, यानी यहाँ पर हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे थे तो जल्दी में जो भी चीज़ें थी बाकी रह गई थी वह 22 से लेकर जो कि जनवरी में ही जो प्रारंभ कर दी जाती हैं उनको स्वीकार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 में स्वीकार कर लिया जाता है। और आगे देखते हैं 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर आप याद रखिए कि हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। हालांकि आपको यह सब जानकारी पहले से ही होगी और आप इसके माध्यम से और इसको सटीक कर सकते हैं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाता है। राष्ट्रपति के पद पर जो कि 24 जनवरी 1950 के समय यह पदासीन होते हैं। और आगे हम देख सकते हैं हमारे भारत का संविधान बनने में जो समय लगा उसको आप याद रखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यानी जो हमारा इतना विस्तृत संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाए जाने का इसको श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो समय लगा वह लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और यह 144 दिन में ड्राफ्ट किया गया, यानी जो भी लिखा जाता है तो उसको ड्राफ्ट करने के लिए उसको एक क्रमबद्ध तरीके से रखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और इसको ड्राफ्ट किया गया। तो 144 दिन का समय केवल इसको ड्राफ्ट करने के में लगा और 64 लाख रुपए इस पर खर्च किए गए। आगे देखते हैं 60 देशों के संविधान में से मुख्य बातों को शामिल कर संविधान बनाया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है यह कई देशों के संविधान को इसके पहले पढ़ा गया और उसमें उसके जो भी विषय थे उनमें संशोधन कर अच्छी बातों को इंक्लूड करके हमने
उसमें और भी अधिक सुधार करके हमारे संविधान में शामिल किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लगभग 60 देशों के संविधान की मुख्य बातों को शामिल कर हमारा संविधान बनाया गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, यानी जो यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया और यहाँ पर राष्ट्रपति को भी पदासीन किया गया। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंतिम बैठक समाप्त हुई और 26 जनवरी के बाद इसे कंटिन्यू कर दिया गया। 26 जनवरी को संविधान बनते ही हमारी संसद तैयार हो गई, यानी यहाँ पर हमारी संसद तैयार हो जाती है तथा तब से लेकर आज तक यह वर्क कर रही है, यानी काम कर रही है। तो यहाँ से हमने समझा संविधान के बारे में मुख्य तथ्यों के लिए। और आगे देखते हैं आज के व्याख्यान में। संविधान सभा की कमेटियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कमेटियों से हमेशा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों के लिए समझने के लिए इसको नोट डाउन कीजिए और इन सब चीज़ों को याद करने का प्रयास कीजिए। यदि आप नोट डाउन नहीं करते तो इसको 2-4 बार दोहरा लीजिए, आपको वैसे ही याद हो जाएगी। आपको किसी भी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी जानकारी है वह आपको एक हल्का हल्का सा आइडिया लेकर आपको पढ़ते जाना है और याद करते जाना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं संविधान के सभी क्षेत्रों पर कार्य करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, यानी सभी क्षेत्रों को एक साथ लेने के लिए। यदि हमारे यहाँ भी कोई कार्य होता है, तो जैसे मान लो शादी होती है, तो शादी में हम क्या करते हैं कि अपने कुछ सदस्य होते हैं परिवार में, जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग अलग से कुछ काम दे देते हैं कि आप टेंट का काम कीजिए, आप हलवाई को संभालिए, और ऐसे ऐसे हम काम के लिए बांट देते हैं। तो इसी प्रकार जब संविधान को बनाया गया तो इसके विभिन्न क्षेत्र हुआ करते थे, तो सभी क्षेत्रों पर कार्य करने के लिए कमेटी को बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनमें मुख्य रूप से 8 प्रमुख कमेटियाँ तथा 15 अन्य कमेटियाँ हुआ करती थी, यानी 8 कमेटियाँ जो आपको याद रखनी है मुख्य रूप से होती थी तथा 15 अन्य कमेटियाँ थीं। कमेटियों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहली जो कमेटी थी वह थी यूनियन पावर कमेटी। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आप याद रखिए कि जहाँ भी यूनियन की बात होती है वहाँ आपको जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। तो 2 कमेटियाँ जो कि प्रमुख हुआ करती थी, पहला यूनियन का पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्य भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, चूँकि इनके द्वारा ही संविधान को ड्राफ्ट किया गया और संविधान के पितामह भी इन्हीं के लिए माना जाता है। एडवाइजरी कमेटी यानी सलाहकार समिति में हम देख सकते हैं यह अल्पसंख्यक तथा जनजाति क्षेत्रों से संबंधित थी। इसको भी सरदार पटेल के द्वारा अध्यक्षता दी गई थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि सरदार पटेल के बारे में हमने बारदौली सत्याग्रह वाले व्याख्यान में अच्छे से समझा था तथा इनके जीवन से संबंधित अन्य जानकारियों के बारे में भी हमने समझा था। तो एडवाइजरी कमेटी इन्हीं को दी जाती है जो कि अल्पसंख्यक व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित थी। आगे देख सकते हैं कि एडवाइजरी कमेटी थी, इसके अंतर्गत और भी चीज़ें आती थी, और भी कमेटियाँ आती थी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो से सब कमेटी भी कह सकते हैं या उप कमेटी कह सकते हैं। काम में हम देखते हैं मौलिक अधिकार समिति, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित खाका तैयार करने के लिए मौलिक अधिकार जो कि विशेष पार्ट यानी हिस्सा हमारे संविधान का रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा की जा रही थी। खा में देखते हैं अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो भी कार्य किए जा रहे थे उनका लेखा जोखा जो तैयार किया जा रहा था वह किया जा रहा था SC मुखर्जी की अध्यक्षता में। खा में देखते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र जो कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र हुआ करता है। यहाँ पर जनजाति क्षेत्र जैसे कि आसाम तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जो भी कार्य किए जा रहे थे उसके लिए कमेटी का निर्माण किया गया था जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहा जाता था जिसके लिए। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपीनाथ बरदोले। आगे देखते हैं आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र, यानी आंशिक रूप से यानी हल्के रूप में इनको बहिष्कृत किया हुआ जो क्षेत्र हुआ करते थे, तो इनके लिए जो इनकी अध्यक्षता कर रहे थे एक कमेटी बनाई गई थी AB ठक्कर। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल ऑफ प्रोसीजर यानी नियम पूर्वक कार्य करने के लिए एक जो लेखा जोखा जो तैयार किया जा रहा था, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी यानी राज्य कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी को आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी अध्यक्षता की।
ड्राफ्टिंग कमेटी यह 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी तथा इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे। यानी इसमें जो अध्यक्ष हुआ करते थे वह BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे और इनके अंतर्गत इन्हीं के अंडर में 7 अन्य सदस्य हुआ करते थे। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं जो हैं BR अम्बेडकर। इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है यानी संविधान का पितामह कहा जाता है। N नागेश्वर अय्यर दूसरे हुआ करते थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर तीसरे। डॉक्टर M.K. मुंशी हुआ करते थे। डॉक्टर सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, डॉक्टर N. महादेव राव। इनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर BL मित्तुर हुआ करते थे। तो BL मित्तुर का स्वास्थ्य खराब होने के कारण N. महादेव को यहाँ पर पदस्थ किया जाता है। TK कृष्णमाचार्य, TK कृष्णमाचार्य को आप याद रख सकते हैं कि इसमें आपको इसमें DP खेतान जो कि थोड़ा सा डिफरेंस जहाँ पर होता है वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो TN कृष्णमाचार्य यह किसको रिप्लेस कर आए थे? तो यह DP खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण, जो कि DP खेतान यहाँ पर हुआ करते थे, तो इनकी मृत्यु हो जाने के कारण TK कृष्णमाचार्य को यहाँ पर पदस्थ किया जाता है। संविधान का पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में ड्राफ्ट किया गया तथा दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में ड्राफ्ट किया गया। इसके अलावा आप एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी इन चीज़ों को याद रख सकते हैं कि जहाँ पर जो भी हम देख सकते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ करती थी, यदि आपके इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कोटेशन में आती हैं कि इनमें से कौन सा सदस्य इसमें शामिल नहीं था, तो इसके लिए आप एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं कि जो भी इसमें भीमराव अम्बेडकर के अलावा नाम है वह भगवान के नाम पर है, यानी जो कि ईश्वर जिनकी हम आराधना किया करते हैं, जैसे कि नागेश्वर हैं। तो यहाँ पर कृष्ण स्वामी यानी कृष्ण जी का नाम है यहाँ पर और डॉक्टर M मुंशी, और आगे देख सकते हैं ये सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, इनको भी आप याद रख सकते हैं। N महादेव ये भी भगवान के नाम पर है। कृष्णमाचार्य इनको भी आप जो कि कृष्ण जी के नाम पर याद रख सकते हैं। तो आप छोटा सा हल्का सा आइडिया लेकर आप इनको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम देखें तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। यहाँ भी एक कन्फ्यूजन वाली बात है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि 26 नवंबर 1900 यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारा संविधान कब स्वीकार किया गया, तो आपको सीधे तौर पर यह जवाब देना है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार किया गया। और भी जानकारी लेते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि आपसे कहा जाए कि संपूर्ण रूप से संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो वो यहाँ पर आपको 26 जनवरी 1950 लिख सकते हैं। यानी संविधान के जो प्रमुख हिस्से जो कि जरूरी थे संविधान को आगे बढ़ाने के लिए 26 नवंबर को भी स्वीकार कर लिए जाते हैं। यानी अन्य जो कोई विशेष हिस्से जो भी बचे हुए थे तो 26 जनवरी 1950 को इनको स्वीकार किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है स्वीकार करने की डेट क्या थी, तो 26 नवंबर 1950 और संपूर्ण रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब सब देख सकते हैं हम कि 26 नवंबर 1949 में क्या क्या हमारे पास आ चुका था। इस समय 1995 जो समय था इसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। इस समय जो संविधान को स्वीकार किया गया तो 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज भी इन अनुच्छेदों की संख्या 395 है। यदि इसमें कोई संशोधन होता है तो उसे A और B के माध्यम से यहाँ पर कैपिटल में AB लिख दिया जाता है और उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी मौलिक तौर पर हम देखें तो संविधान जो कि अनुच्छेद है, संविधान में जो अनुच्छेद हुआ करते हैं वह 400 से ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन मूल में हम देखें तो 395 अनुच्छेद आज भी हमारे संविधान में मौजूद हैं। अनुसूचियों की संख्या उस समय पर 8 हुआ करती थी, आज अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। और आगे हम देख सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 में प्रमुख रूप से कौन कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 यहाँ पर लाए गए थे। एक हल्का सा आइडिया लेना है कि आपके जो भी अनुच्छेद हैं यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को ले लिए गए थे। संपूर्ण रूप से संविधान की हम बात कर चुके हैं कि 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जब इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत को एक गणतंत्र दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। अब हम एक बात याद रखनी है कि 26 नवंबर को ही क्यों इसे स्वीकार किया गया, यानी 26 जनवरी की जो डेट है यह
किस बात से प्रमुख थी? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गणतंत्र दिवस मनाए जाने के लिए स्वीकृति दी गई थी। यानी सब जो भी लोग हुआ करते थे उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी कि 26 नवंबर के दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो बात कहाँ से चल रही थी? 1929 में, जब लाहौर का अधिवेशन होता है। आगे चलते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया, जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है, तथा 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाना यहाँ से प्रारंभ कर दिया जाता है। संविधान आते ही 1935 तथा 1947 के अधिनियम को समाप्त कर दिया जाता है। 1935 व 1947 को जो ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पर अधिनियम लाए गए थे, जिनके अनुसार ही अब तक कार्य होता आ रहा था, जो कि 2 साल 18 महीने 11 दिन का जो समय था संविधान बनने तक, तो यह 1935 व 1947 के अधिनियम द्वारा कार्य कर रहे थे। अतः संविधान के निर्माण होते ही इनको हटा दिया जाता है। प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी। इस प्रीवी काउंसिल के लिए यहाँ पर कुछ विषय हैं, उन पर चर्चा की जाती थी, तो इसे सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद समाप्त किया गया। यानी प्रीवी काउंसिल में क्या होता है? प्रीवी काउंसिल में न्यायिक संबंधी कार्यवाही किया हुआ करती थी। तो न्यायालय जब संज्ञान में नहीं आया, यानी न्यायालय द्वारा प्रॉपर रूप से कार्य जब तक नहीं किया गया, तब तक प्रीवी काउंसिल चली, और जैसे ही जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में आता है, तो प्रीवी काउंसिल को समाप्त कर दिया गया तथा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जाने लगते हैं। संविधान के आलोचनात्मक पक्षों की चर्चा करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संविधान द्वारा बिना चुनाव के सदस्यों का संविधान सभा में शामिल होना है, इस प्रकार की। अब हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम चीज़ बनाते हैं तो उसके कुछ रचनात्मक पक्ष होते हैं, कुछ उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। यानी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें भी कुछ हम देख सकते हैं कि नकारात्मक कमेंट भी आएंगे, हालांकि कमेंट तो अभी कोई नहीं आ रहे हैं। इससे मैं अपनी उपलब्धि समझता हूँ कि अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा तो नेगेटिव भी नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि इसमें सुधार की संभावनाएं नहीं होती। यदि आप इसकी आलोचना करेंगे तो इसमें मैं कुछ सुधार लाने का प्रयास करूँगा, और कुछ कमेंट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे द्वारा जो भी क्रिएट किया जा रहा है वो सब सही है। तो आगे देख सकते हैं, जनता द्वारा बिना चुनाव के सदस्यों का संविधान सभा का निर्माण किया जाना, यानी जो भी संविधान सभा बनाई हुई है इसके जो सदस्य हैं वह जनता से चुनकर नहीं आए थे। तो इस प्रकार की आलोचना यहाँ पर की जाती है कि जो भी यहाँ पर लोग थे संविधान सभा, जो कि संविधान निर्माण कर रहे थे, संविधान को बना रहे थे, तो यहाँ पर ऐसे लोग नहीं थे जिनको जनता द्वारा चुना हुआ हो, जनता द्वारा चुने हुए हों। यानी यहाँ पर लोकतंत्र के दर्शन नहीं होते, यानी लोकतंत्रात्मक तरीके से संविधान का निर्माण नहीं किया गया। चूँकि बहुत ही अच्छे तरीके से विशेष ख्याति प्राप्त तथा सही नेताओं के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए गए, लेकिन फिर भी जो आलोचना होती है तो उसको आलोचना की दृष्टि से ही हम पढ़ेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप आलोचनाएं बताइए, तो वहाँ पर आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि स्टडी में जो भी हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना है, हमें केवल उन्हीं चीज़ को समझना है जो सही है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सीधे तौर पर हमारे जो विचार हैं वह सटीक रूप से सही नहीं हो सकते, कुछ हमें मिडपाथ लेकर चलना होता है, कुछ मध्यस्थता की ऐसे बिंदु लेकर चलना होता है जिससे हम समाज में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बना सकें, समाज को एक ऐसी दिशा में लेकर जा सकें जिसमें कि हम अपनी जॉब्स एवं अपने समाज को बिना किसी विवाद के आगे बढ़ा सकें। तो इस प्रकार के कार्य हमारे जो कि नौकरी है इससे संबंधित है, यह बात आप याद रखिए। यह सार्वभौमिक निकाय नहीं था, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा देश तो 1950 जब 26 जनवरी 1950 को जैसे ही संविधान लागू किया जाता है तो हमने एक बात की जो कि यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया, जो कि यहाँ पर चर्चा की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि हम सार्वभौमिक होंगे, यानी हर एक चीज़ पर हमारा निर्णय होगा। लेकिन जो यहाँ पर निकाय बनाया हुआ था वह सार्वभौमिक नहीं था। यहाँ से कुछ बातें 1935 के संविधान से ली गई थी और अंग्रेज़ों द्वारा इसके आदेश पारित किए गए थे। 1947 का अधिनियम भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही लाया गया था। अतः यह जो निकाय बनाया गया था वह भारत की सार्वभौमिकता को नहीं दर्शाता है। तो इस बात को लेकर इसकी आलोचना की जाती है।
आगे देख सकते हैं, अत्यधिक समय लेने के चलते भी इसकी आलोचना की जाती है। यानी कुछ आलोचनात्मक व्यक्तियों द्वारा यह भी कहा गया कि आपने बहुत सारा समय खर्च कर दिया, यानी बहुत सारा समय लिया संविधान को बनाने में, अतः इससे इस प्रकार के विस्तृत संविधान को बनाने के लिए इतना समय लगना लाजमी था। लेकिन फिर भी जो आलोचना करते हैं तो आलोचनात्मक पक्षों में हम इस बात को रख सकते हैं, चूँकि इसमें एक तथ्य भी है कि अमेरिका का जो संविधान है वह 4 माह में तैयार कर दिया गया था और भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूर्ण हुआ। अतः इस बात को लेकर भी यहाँ पर आलोचना की जाती है। एक ही पार्टी का वर्चस्व, इसमें सभी वकील एवं राजनीतिक व्यक्ति शामिल थे। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आलोचना करने वाले हैं वह यह भी आलोचना करते हैं कि केवल कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, यानी जो कांग्रेस पार्टी से सीटें निकल कर आई थी वह सबसे ज़्यादा थी। तो और इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वकील एवं राजनीतिक व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें हम देख सकते हैं कि अली जिन्ना शामिल नहीं थे और जो कि हमारे महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। तो इस प्रकार के व्यक्ति का जो कि संविधान सभा से दूर रहा है ना, भी एक आलोचनात्मक पक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंगल पार्टी रूल्स, यानी एक पार्टी का वर्चस्व यहाँ पर हुआ करता था। लॉर्ड विक्टोरिया सीमेन, यानी यह जो हुआ करते थे, इनके द्वारा आलोचना की गई, इनको आप याद रख सकते हैं। एवं यदि आपके जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं आंसर राइटिंग में भी आप यदि आप इस प्रकार की कोटेशन का यूज करते हैं कि लॉर्ड बिस्कॉट के द्वारा इस प्रकार की बात की गई थी। लॉर्ड बिस्कॉट ने अपने लिखे बयान में इन्होंने कहा कि हिंदुओं के द्वारा बनाई गई सभा, यानी इसमें जो विशेष समुदाय हुआ करता था, सर्वाधिक समुदाय हुआ करता था, वह हिंदुओं का हुआ करता था। तो इनके द्वारा विस्कॉट सीमन के द्वारा कहा गया कि यह हिंदुओं के द्वारा बनाई गई सभा है। ब्रिस्टन चर्चिल, जो खुद एक आलोचनात्मक व्यक्ति थे, इनकी आलोचनाएं भारत में बहुत सुनी जाती हैं और ऐसे इनके कठोर निर्णय लिए गए, जैसे कि बंगाल फेमिनाइन के समय पर कई बंगालियों की हत्या करने या इस प्रकार कहें कि उनको भोजन ना पहुंचाने के कारण उनकी हत्या की गई, जिनका दोषी भारत हमेशा से इनके लिए मानता रहा है। यह उस समय पर ब्रिस्टन चर्चिल ब्रिटेन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, यानी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनके द्वारा भी एक आलोचना की जाती है, भारत के एक बड़े समुदाय द्वारा बनाई हुई सभा। यानी इनका तात्पर्य यह था कि हिंदुओं के द्वारा बनाई हुई सभा के द्वारा यहाँ पर जो संविधान का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने बहुत सी जानकारी ली इसके बारे में, संविधान के बारे में, आलोचनात्मक पक्षों को समझा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में हमने देखा कि संविधान का निर्माण कब हुआ और किस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। संविधान सभा की कमेटियों के बारे में अध्ययन किया, संविधान सभा से संबंधित तथ्यों के बारे में जाना और यह भी जाना कि कौन कौन सी डेट में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व राष्ट्रपति के लिए नियुक्ति की गई थी और ड्राफ्ट से संबंधित जानकारी हमने प्राप्त की। आगे देखते हैं और इस प्रकार हमारा व्याख्यान आज का समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको यह प्रयास समझ आ रहे होंगे और इसी प्रकार के प्रयासों के लिए बने रहिए स्टडी राइट बाय मणि पांडे से। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो कि स्टडी से संबंधित जानकारी उन तक पहुँचे और उनका जो अमूल्य समय है वह अच्छी स्टडी में व्यतीत हो। और आपको जानकारी दे दें कि हिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हिस्ट्री के बाद आज पॉलिटी हम प्रारंभ कर चुके हैं। लगभग यह 7वां व्याख्यान है और 100 से 150 तक व्याख्यान इसके अंतर्गत आएंगे, जिसमें कि हम पूरी पॉलिटी कवर करने का प्रयास करेंगे। 30, 35 या 25 मिनट का व्याख्यान प्रत्येक व्याख्यान होगा। इसके माध्यम से अपन सारी जानकारी को एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। आप अपने रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।